नमस्ते, आप सभी को शुभ संध्या। इस वीडियो में मैं आपको अकाउंटिंग एंट्रीज को आसान तरीके से याद रखने का तरीका सिखाने जा रहा हूं। मैं कुछ उदाहरण दूंगा और आपको समझाऊंगा कि कैसे याद रखना है। मुझे उम्मीद है कि यह उन लोगों के लिए मददगार होगा जो अकाउंटिंग एंट्रीज को याद रखने में कंफ्यूज रहते हैं और डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है और किस अकाउंट में डेबिट किया जाएगा और किस केस में क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, मैं इस वीडियो में उन चीजों को स्पष्ट रूप से बताने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि यह मददगार होगा। ठीक है, इस चर्चा को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि डेबिट क्या है और क्रेडिट क्या है। ठीक है, पहले हम डेबिट और क्रेडिट को समझ लेंगे। ठीक है, पहले हमें डेबिट को समझ लेना चाहिए। मैं हरे रंग का इस्तेमाल करूंगा, हल्का हरा। मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। और क्रेडिट, मुझे लगता है कि लाल रंग उतना अच्छा नहीं होगा। ठीक है, फॉन्ट। आइए सफेद रंग का इस्तेमाल करने की कोशिश करें। ठीक है, मैं डेबिट के लिए क्रेडिट के लिए लाल रंग और हरे रंग का इस्तेमाल करता हूं। तो डेबिट का मतलब है धनात्मक। मुझे लगता है कि फॉर्मूला सही हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं डेबिट का मतलब है धनात्मक और क्रेडिट का मतलब है ऋणात्मक। ठीक है, इन बातों को याद रखें। तो अगर आप अच्छी तरह से जानते हैं कि डेबिट का मतलब है धनात्मक और क्रेडिट का मतलब है ऋणात्मक, तो धनात्मक और ऋणात्मक को समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, अब इसे समझते हैं। डेबिट का मतलब है धनात्मक, क्रेडिट का मतलब है ऋणात्मक। यह मूल सिद्धांत है जिसे हमें लेखांकन प्रविष्टियों के बारे में सोचते समय समझना होगा। मैं एक उदाहरण देता हूँ। सबसे पहले हम सरल परिदृश्य के साथ चलते हैं ताकि आपको लेखांकन प्रविष्टियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल सके। ठीक है, आइए केस पीओ मात्रा 10 पीस लेते हैं। आइए सभी गोल आंकड़े लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। मात्रा 10 पीस और 20 रुपये प्रति पीस। कीमत, ठीक है, कीमत 20 रुपये प्रति पीस है। तो ये प्रविष्टियां हैं जिन्हें हमें समझने की आवश्यकता है। ठीक है, ई तो पी मात्रा 10 पीस और कीमत 20 रुपये प्रति पीस है। तो कुल राशि 200 रुपये है। तो कुल राशि 200 रुपये है। तो ये हमारा बिजनेस केस है जिस पर हम अभी विचार करने जा रहे हैं। तो माल प्राप्त हुआ, चालान प्राप्त हुआ और भुगतान। लेखांकन प्रविष्टियां कैसे प्राप्त करें और हम इसे कैसे याद रख सकते हैं। ठीक है, अब विषय पर चलते हैं। ठीक है, अच्छा, रसीद, चालान, रसीद। सबसे पहले कुल राशि 200 रुपये है। ठीक है, हम जानते हैं कि एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। यह निश्चित है। हमेशा एक डेबिट प्रविष्टि और एक क्रेडिट प्रविष्टि होगी।
ठीक है, और एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। डेबिट प्रविष्टि क्या है और क्रेडिट प्रविष्टि क्या है जिसे हम अभी देखने जा रहे हैं? तो माल प्राप्त हुआ मतलब प्रक्रिया क्या है? माल प्राप्त, स्टॉक प्राप्त होगा। माल प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब है कि स्टॉक सकारात्मक हो रहा है, स्टॉक बढ़ रहा है। तो स्टॉक खाता, तो स्टॉक खाता, स्टॉक खाता सकारात्मक होगा। तो माल सकारात्मकता प्राप्त कर रहा है ताकि स्टॉक खाता डेबिट हो जाए, ताकि हम स्टॉक खाते डेबिट को समझ सकें। तो क्रेडिट क्या हो सकता है? ठीक है, एक प्रविष्टि होनी चाहिए जो क्रेडिट होनी चाहिए। हम उस प्रविष्टि को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो एक विपरीत प्रविष्टि होगी जो समाशोधन खाता हो सकता है। तो यह प्रक्रिया जीआर आधारित चालान प्रमाणन है। हम करने जा रहे हैं, और यदि आपके पास एक अच्छा रसीद फ्लैग है, चाहे वह जीआर आधारित चालान प्रमाणन हो या वह पहले चालान और जीआर के बाद किसी भी प्रकार की चीज, यदि आपके पास एक अच्छा रसीद फ्लैग है, तो सिस्टम समाशोधन खाते जीआरआई समाशोधन खाते को हिट करेगा। ठीक है, तो जे समाशोधन खाता क्रेडिट होगा। तो 200 डेबिट 200 क्रेडिट। तो स्टॉक खाता हमने कैसे निकाला है? स्टॉक खाता हमारे द्वारा प्राप्त माल के आधार पर निकाला जाता है। तो स्टॉक खाता डेबिट होना चाहिए, और जब हम किसी भी प्रकार का लेन देन करते हैं तो एक समाशोधन खाता होगा जब आप जीआरबी आधारित संबंधित लेन देन कर रहे हों। तो एक समाशोधन खाता होना चाहिए जिसमें समाशोधन खाता जीआर समाशोधन खाता होगा। ठीक है, तो हमने स्टॉक खाता और स्टॉक खाता 200 डेबिट और जी समाशोधन खाता 200 क्रेडिट कैसे निकाला है? ठीक है, लाल रंग और काला ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, तो चलिए सफेद फॉन्ट का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अच्छे से देख सकें। ठीक है, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट और जी क्लियरिंग अकाउंट 200 क्रेडिट। तो हमने इसे कैसे निकाला? स्टॉक पॉजिटिव है और क्लियरिंग अकाउंट होना चाहिए। वो क्लियरिंग अकाउंट माल प्राप्ति के आधार पर जीआर क्लियरिंग अकाउंट होगा। अब इनवॉइस प्राप्ति पर आते हैं। एक बुनियादी सिद्धांत यह होगा कि एक डेबिट और एक क्रेडिट होना चाहिए, जो हम पहले से ही जानते हैं। तो माल प्राप्ति के दौरान जीआर क्लियरिंग अकाउंट को क्रेडिट मिल रहा है, तो इनवॉइस प्राप्ति के दौरान एक विपरीत प्रविष्टि होनी चाहिए, ताकि जीआर क्लियरिंग अकाउंट डेबिट हो जाए। कितना? 200। और यहाँ कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो सकता है? तो जिन अकाउंट में यहाँ एक विपरीत प्रविष्टि होनी चाहिए, ये क्रेडिट है ताकि यहाँ डेबिट हो जाए। तो वह कौन सा अकाउंट होगा जो वेंडर अकाउंट है? तो वेंडर अकाउंट 200 क्रेडिट। ठीक है, तो भुगतान के दौरान ठीक है, अब भुगतान पर आते हैं। वही तर्क, एक डेबिट होना चाहिए और एक क्रेडिट होना चाहिए। तो यहाँ वेंडर अकाउंट को क्रेडिट मिल रहा है, तो यहाँ वही वेंडर अकाउंट डेबिट होना चाहिए। तो वेंडर बैंक अकाउंट वेंडर अकाउंट पेमेंट के दौरान डेबिट होगा। और जब आप वेंडर को पेमेंट करेंगे तो किसका अकाउंट क्रेडिट होगा? कंपनी बैंक अकाउंट। ठीक है, कंपनी बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा।
तो कंपनी बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा और आखिर में क्या होता है, जीआरएल क्लियरिंग अकाउंट ये दोनों निष्प्रभावी हो जाते हैं, वेंडर अकाउंट ये दोनों निष्प्रभावी हो जाते हैं। आखिर में हम देख सकते हैं कि कंपनी बैंक अकाउंट क्रेडिट है और स्टॉक अकाउंट डेबिट है। ठीक है, ये दो एंट्री आखिर में हम यहाँ देख सकते हैं। जब आप किसी मटेरियल का पेमेंट कर रहे होते हैं, जब आप कोई मटेरियल खरीद रहे होते हैं और आप उस मटेरियल अमाउंट का पेमेंट कर रहे होते हैं, तो स्टॉक अमाउंट आपके हाथ में आएगा और आपका बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। तो इस तरह से हम अकाउंटिंग एंट्री को आसान तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि एक डेबिट एंट्री होनी चाहिए और उतनी ही रकम की क्रेडिट एंट्री होनी चाहिए। आप कुछ तार्किक सोच के साथ क्रेडिट एंट्री कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हमें यह समझने की जरूरत है कि मैं यहाँ किस तरह का लेन देन कर रहा हूँ। मैं उस समय के दौरान प्राप्त माल, चालान, रसीद, भुगतान कर रहा हूँ। तो मेरे पास जी क्लियरिंग अकाउंट से रिलेटेड एक अकाउंट होना चाहिए। तो इस परिदृश्य में ठीक है, जीआर फ्लैग उपलब्ध है। ठीक है, उस पॉइंट को हम यहाँ हाईलाइट कर सकते हैं। पीओ में गुड्स रिसीव्ड फ्लैग उपलब्ध है। तो पीओ में गुड रिसीव्ड फ्लैग उपलब्ध है। इस पॉइंट को हमें बस नोट करना है। ठीक है, तो पीओ में गुड फ्लैग उपलब्ध है। मैं इस पॉइंट का जिक्र क्यों कर रहा हूं, अगर आपके पास गुड रिसीव्ड फ्लैग है तभी सिस्टम इस जे क्लियरिंग अकाउंट को हिट करेगा। ठीक है, 200 डेबिट और बाकी सब। तो अगर आप हमारी एंट्री के बारे में बात करना चाहते हैं, ठीक है, ओबीवाईसी रिलेटेड एंट्री के बारे में अगर आप बात करना चाहते हैं, तो स्टॉक अकाउंट, पीएसएक्स और जीडब्ल्यूआरएक्स होंगे। ठीक है, WRX और U सेम डे। यहां मुझे लगता है कि हमें एक और की जरूरत है। हाँ, BSX, WRX, यह वाला WRX हमें चाहिए। ठीक है, तो यहाँ WRX और वेंडर अकाउंट KBS होंगे। KBS जिसे हम जानते हैं कि OBYC में KBS में कोई ऑटोमेटिक अकाउंट डिटर्मिनेशन एंट्री नहीं होगी। यहाँ वास्तव में विक्रेता खाता विक्रेता समन्वय खाते से आता है जो विक्रेता मास्टर में उपलब्ध है, लेकिन मुख्य रूप से आप KBS देखेंगे। ठीक है, इस तरह हम लेखांकन प्रविष्टियां प्राप्त कर सकते हैं। इस मामले में माल प्राप्ति ध्वज पीओ में उपलब्ध है। वही परिदृश्य मैं दोहराने जा रहा हूं। ठीक है, वही परिदृश्य मैं दोहराने जा रहा हूं। माल प्राप्त ध्वज, कोई जीआर ध्वज नहीं। यहां आप जाए, कोई जीआर ध्वज उपलब्ध नहीं है। तो कोई माल प्राप्ति ध्वज नहीं है। उस स्थिति में प्रक्रिया क्या होगी जब कोई माल प्राप्ति ध्वज नहीं होगा, माल प्राप्ति की अवधारणा समाप्त हो गई है। हमारे पास केवल चालान, रसीद और भुगतान होगा। इस मामले में लेखांकन प्रविष्टियां कैसे होंगी? विक्रेता खाता क्रेडिट जो सामान्य है, विक्रेता खाता डेबिट और कंपनी कोड खाता क्रेडिट जो भी सामान्य है। केवल एक चीज यहाँ है जो प्रविष्टियां हम यहाँ देखने जा रहे हैं। उपभोग खाता,
डेबिट होगा। ठीक है, क्योंकि इस मामले में कोई माल प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए कोई जीआर या समाशोधन खाता नहीं होगा। तो सीधे तौर पर खपत खाता, क्योंकि जब कोई जीआर फ्लैग नहीं होता है तो हम यहाँ देख सकते हैं, मैं सिस्टम में दिखाता हूँ। तो बहुत से लोग इस परिदृश्य का अधिक अभ्यास नहीं करते हैं। तो हम यहाँ 21N देख सकते हैं। ठीक है, मैं उल के रखने जा रहा हूं। अगला, मूल्य हम 100 दे सकते हैं। खाता असाइनमेंट अनिवार्य होगा। तो हम लागत केंद्र दे रहे हैं, तो हम जीआर फ्लैग को हटा देंगे ताकि हमें यह स्पष्ट हो सके कि व्यवहार कैसा होगा। तो जब आप डिलीवरी टैब पर जाते हैं, तो डिलीवरी टैब में हम माल प्राप्ति का फ्लैग देख सकते हैं। ठीक है, तो यह माल प्राप्ति प्लम फॉर्म है। तो मुझे जी आजमाने दें। ठीक है, तो मुझे माल प्राप्ति निधि नहीं चाहिए, इसलिए मैंने खाता अनुमान श्रेणी ग का चयन किया है, जिसे जीआर के लिए बनाया गया था। ठीक है, लागत केंद्र, कोई जीआर नहीं। हम लागत केंद्र नहीं चाहते हैं, कोई जीआर नहीं है, इसलिए माल प्राप्ति फ्लैग नहीं है। और जब आप चालान पर आते हैं, तो चालान का झंडा होगा, और मैं अब पीओ कह रहा हूं। तो इस परिदृश्य के लिए सीधे कोई माल प्राप्त नहीं होगा। हम चालान रसीद पोस्ट करेंगे। तो प्राप्त चालान के लिए हमें उपभोग खाते में डेबिट और विक्रेता खाते में क्रेडिट मिलेगा। यह उपभोग खाता जीबीबीवीबीआर से आएगा। ठीक है, लेकिन यह उस तरह दिखाई नहीं देगा जैसे सिस्टम आपको केबीएस दिखाएगा, और लेकिन बैक एंड में ये जीबीबीवीबीआर होगा। उपभोग खाते क्या है? खाता असाइनमेंट श्रेणी के आधार पर उपभोग खाते का निर्धारण कैसे किया जाएगा? वीबीआर असाइन किया जाएगा और वहां से यह आएगा। तो यहाँ आप केबीएस और केबीएस के रूप में कुछ जी देखेंगे, लेकिन आदर्श रूप से विक्रेता खाते के लिए विक्रेता मास्टर समन्वय खाते से आता है और उपभोग खाता जीबीबीवीबीआर से आता है। तो जब आप चालान प्राप्त करते हैं तो उपभोग खाते में 200 डेबिट और विक्रेता खाते में 200 क्रेडिट, और भुगतान विक्रेता खाते में डेबिट और बैंक खाते में क्रेडिट होगा। भुगतान लेन देन समान होगा, केवल इस क्षेत्र में आपको अंतर दिखाई देगा। ठीक है, यह उस प्रक्रिया के बारे में है जब हम दोनों परिदृश्यों को फिर से देखते हैं। अगर आपके पास समान राशि के लिए एक अच्छा रसीद फ्लैग है, तो आपको माल प्राप्ति, चालान प्राप्ति और भुगतान करना होगा।
उस समय के दौरान लेखांकन प्रविष्टियां इस तरह से होती हैं और जब आपके पास कोई जीआर फ्लैग नहीं होता है तो इसका मतलब है कि यह खपत आधारित खरीद है और आप स्वयं जीआर नहीं करना चाहते हैं। उस स्थिति में सिस्टम को ये प्रविष्टियां मिलेंगी। ठीक है। चालान प्राप्ति और भुगतान। ठीक है, तो कोई जीआर फ्लैग नहीं है। व्यवहार कुछ इस तरह होगा और मैं आपको एक और ऐसा ही परिदृश्य दिखाने जा रहा हूं। ठीक है, यह परिदृश्य किस बारे में है? पीओ में अच्छा फ्लैग उपलब्ध है और खाता असाइनमेंट। श्रेणी रिक्त है। ठीक है, तो परिदृश्य होगा खाता अनुमान श्रेणी रिक्त है। यह स्टॉक करने योग्य है। तो फिर हमें यह लेखांकन प्रविष्टियां मिली। अब हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम इसी तरह का परिदृश्य देखेंगे। ठीक है। लेखा श्रेणी। मुझे एक अलग रंग देना है। लेखा श्रेणी के है। ठीक है, कोस सेंटर। तो एक और परिदृश्य जिसे हम अभी जांच रहे हैं वह ये है। ठीक है, अब हम परिदृश्य 2 पर आते हैं। पीओ में गुड रिसीट फ्लैग उपलब्ध है और अकाउंट एसएम कैटेगरी खाली है। फिर अकाउंटिंग एंट्री इस तरह होगी और को में गुड फ्लैग उपलब्ध है लेकिन अकाउंट एसएम कैटेगरी का कॉस्ट एंट्री है। तो उस केस में अकाउंटिंग एंट्री कैसे होगी? इनवॉइस रिसीट और पेमेंट की अकाउंटिंग एंट्री 100% एक जैसी है, लेकिन यहाँ कोई स्टॉक नहीं है ना? क्योंकि हम किसी भी तरह के स्टॉक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हम अकाउंट कैटेगरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ अकाउंटिंग एंट्री केबीएस खपत खाते में होगी। तो जो भी 200 प्राप्त हुआ था वह 200 खपत खाते में लोड किया जाएगा। वह खपत खाता जीबीबीवीबीआर से आता है, लेकिन सिस्टम केबीएस दिखाता है, लेकिन यह जीबीबीवीबीआर से आता है। तो हमने कुल 3 परिदृश्य देखे हैं। ठीक है। ठीक है, मैं यह सब एक साथ दिखाता हूं। मुझे लगता है कि फॉन्ट थोड़ा छोटा है। तो कुल मिलाकर हमने 3 परिदृश्य देखे हैं। एक है माल प्राप्त हुआ और अकाउंट अनुमान श्रेणी खाली है। यह हमारा नियमित मानक पीओ है जहां हम स्टॉक बनाने के लिए सामग्रियों की खरीद कर रहे हैं। फिर स्टॉक अकाउंट डेबिट और जब क्रेडिट और बाकी चीजें तब होती हैं जब पीओ में गुड्स रिसीट फ्लैग उपलब्ध होता है और अकाउंट एस्टीमेट कैटेगरी का कॉस्ट सेंटर होती है। मैं उपभोग लागत केंद्र का उदाहरण दे रहा हूं। उस स्थिति में प्राप्त चालान और भुगतान लेखा प्रविष्टियां समान होती हैं, लेकिन माल प्राप्त होने के दौरान कोई बीएसएक्स नहीं होगा। उपभोग खाता होगा। वह उपभोग खाता केबीएस है, लेकिन आदर्श रूप से यह जीबीबीवीबीआर से आता है। ठीक है। और तीसरा परिदृश्य जिस पर हमने चर्चा की है वह ठीक है। तीसरा परिदृश्य जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है। तीसरा परिदृश्य पीओ में कोई जीआर फ्लैग उपलब्ध नहीं होगा और ठीक है, पीओ में कोई जीआर फ्लैग उपलब्ध नहीं है और अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी के कॉस्ट सेंटर है। ठीक है, अगर कोई माल प्राप्त नहीं हुआ है तो 100% जवाबदेह श्रेणी अनिवार्य है। उस स्थिति में क्या होता है?
वही चीज जो उपभोग खाते में डेबिट होने वाली थी, है ना? वही तब होगा जब चालान प्राप्त होगा और वो विक्रेता खाते को क्रेडिट मिलेगा और फिर भुगतान होगा। आप देख सकते हैं कि सभी मामलों में भुगतान समान है। ठीक है। तो जब हमारे पास जूनियर फ्लैग होता है तो इनवॉइस प्राप्त प्रविष्टियां समान होती हैं। ठीक है। केवल प्राप्त माल में अंतर हो रहा है। इसलिए आपको प्रत्येक परिदृश्य के बीच अंतर को समझने की आवश्यकता है। तो मैंने आपको एक सरल पीओ दिखाया है जिसमें 10 पीस हैं और प्रत्येक पीस की कीमत 20 रुपये है और कुल राशि 200 रुपये है। उस समय मैंने आपको 3 परिदृश्य समझाए। एक है अकाउंटमेंट श्रेणी रिक्त के साथ प्राप्त माल, दूसरा है अकाउंट अनुमान श्रेणी के लागत केंद्र के साथ प्राप्त माल और तीसरा है कोई माल प्राप्त नहीं हुआ है और अकाउंट अनुमान श्रेणी के है। ये 3 संभावित परिदृश्य हैं। इसे हम मानक खरीद कहते हैं जहां हमारी सीधी खरीद जिसमें सामग्री भंडारण स्टॉक और सब कुछ शामिल है। दूसरे परिदृश्य का उपयोग किसी भी गैर स्टॉक आइटम या सी क्लास आइटम के लिए किया जाएगा। उद्योग इसे सी क्लास आइटम कहते हैं, बहुत छोटी छोटी सामग्री। आप इन्वेंट्री और माल जारी करने वाले ट्रांसफर को बनाए नहीं रखना चाहते हैं। व्यवसाय संबंधित सामग्री को इन्वेंट्री के रूप में संभालना नहीं चाहता है। जब वे इसे प्राप्त करते हैं तो वे बस उसका उपभोग करना चाहते हैं जिसका उपभोग तुरंत किया जा सकता है या जिसका उपभोग बाद में किया जा सकता है, लेकिन वे सिस्टम में स्टॉक की जांच नहीं करना चाहते हैं और वे आगे इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहते हैं। अगर आप 200 पीस और 220 पीस यानी 10 पीस जो भी मात्रा हो उसे लेते हैं और उसे इन्वेंट्री में रखते हैं तो क्या होगा? फिर जब दूसरी टीम उदाहरण के लिए किसी अन्य स्थान पर उसी स्टॉक की आवश्यकता होती है या किसी अन्य विभाग को उसी स्टॉक की आवश्यकता होती है, उस समय यदि आप ट्रांसफर या जारी करना चाहते हैं तो आपको एक और इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन करना चाहिए। तो यह एक अतिरिक्त गतिविधि है और आप वह अतिरिक्त गतिविधि कब करते हैं? यदि सामग्री को स्टॉक में बनाए रखने की आवश्यकता है और उसका पर्याप्त मूल्य है और सिस्टम व्यावसायिक आवश्यकता है, तो वे उस सामग्री को इन्वेंट्री के रूप में ट्रैक करना चाहते हैं। वे स्टॉक के स्तर को देखना चाहते हैं। वे उस सामग्री के प्रत्येक ट्रांसफर, प्रत्येक इश्यू को ट्रैक करना चाहते हैं। तो हम परिदृश्य 1 के लिए जाते हैं। ठीक है। परिदृश्य 2, सी क्लास आइटम, नॉन स्टॉक आइटम, छोटे छोटे आइटम, लेकिन फिर भी वे रसीद को ट्रैक करना चाहते हैं, लेकिन वे इन्वेंट्री ऑपरेशन को ट्रैक नहीं करना चाहते हैं। जैसे वे कोई इन्वेंट्री ऑपरेशन नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वे ट्रैक करना चाहते हैं। हाँ, सामग्री के 100 टुकड़े प्राप्त हुए हैं, इसलिए, लेकिन वे बाद के हिस्से में माल जारी करने का हस्तांतरण नहीं करना चाहते हैं। वे केवल खपत के रूप में विचार करना चाहते हैं। तो आपको व्यवसाय को इस परिदृश्य का सुझाव देने की आवश्यकता है। ठीक है। आप इस तरह के परिदृश्य का सुझाव कब देते हैं? यह तब होता है जब आपके पास कोई सेवा संबंधी कार्य होता है। ठीक है। और अगर आपके पास किराया भुगतान या किसी भी तरह का उस सबसे पहले कार्य व्यय या कोई अन्य प्रशिक्षण व्यय इस तरह की चीजें हैं तो आपको प्राप्त माल नहीं करना होगा। ठीक है। प्रशिक्षण 5 दिनों के लिए पूर्ण वह सुरक्षा प्रशिक्षण, आप एक पीओ बनाते हैं और उन्होंने 5 दिनों के प्रशिक्षण के लिए चालान दिया है जिसमें बुनियादी ढांचा और सब कुछ शामिल है। कुल मिलाकर ये कहीं $80,000 है। इसलिए वे आपको बिल देंगे ताकि चालान के आधार पर सीधे चालान रसीद करें। ठीक है। और फिर भुगतान करें। ठीक है। तो पहला परिदृश्य, स्टॉक करने योग्य। स्टॉक करने योग्य खरीद, शायद हम इसे प्रत्यक्ष खरीद कह सकते हैं जहां आप स्टॉक बनाए रखना चाहते हैं। वे सामग्रियां जिन्हें वे स्टॉक बनाए रखना चाहते हैं। हम इसे स्टॉक करने योग्य से संबंधित पसंद करते हैं। हम कई रंगों का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है। कौन सा रंग लंबित है? लगभग सभी हम गियर के साथ पार करते हैं। ठीक है। मुझे लगता है कि नारंगी हमने इसका उपयोग नहीं किया। ठीक है। तो यह परिदृश्य है। और यह परिदृश्य जब आप इसका उपयोग करने जा रहे हैं, खपत आधारित खरीद। लेकिन जीआर को ट्रैक करने की आवश्यकता है।
जीआर को ट्रैक करने की आवश्यकता है, लेकिन गैर स्टॉक। ठीक है, खपत या खपत आधारित गैर स्टॉक। गैर गैर स्टॉक या सेवा से संबंधित खरीद है। सेवा बाहरी सेवा प्रबंधन पर न जाएं। माफ करें, तो सर्विस प्रोक्योरमेंट, नॉन स्टॉक, इस तरह की चीजें, वे सिर्फ जीआर को ट्रैक करना चाहते हैं जब यह रसीद की गई थी, लेकिन वे स्टॉक को ट्रैक नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तीसरा परिदृश्य। यह पूरी तरह से सर्विस प्रोक्योरमेंट होगा, लेकिन जीआर ट्रैकिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब बिजनेस कहता है कि हम कुछ सर्विस करना चाहते हैं, या हम कह सकते हैं सर्विस या खर्चे। ठीक है, एचआर खर्चे या इवेंट खर्चे, इनमें से कोई भी, इस तरह के खर्चे, किराया भुगतान। इस तरह की प्रोक्योरमेंट, लेकिन वे जीआर नहीं करना चाहते हैं, तो इस तरह के मामलों में हम इस बिजनेस परिदृश्य का सुझाव दे सकते हैं। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि अकाउंटिंग एंट्रीज को कुशल तरीके से कैसे प्राप्त किया जाए और साथ ही हम किस तरह की बिजनेस प्रक्रियाओं का उपयोग कर सकते हैं। मैंने आपको अपनी जानकारी के अनुसार कुछ उदाहरण दिए हैं और कुछ और उदाहरण हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने जो भी उदाहरण बताए हैं, वे इन तीनों परिदृश्यों के बीच अंतर को समझने के लिए आपके लिए पर्याप्त हैं। तो यह तरीका है कि हम अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे प्राप्त कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको माल प्राप्ति भुगतान चक्र से संबंधित लेखा प्रविष्टियों को समझने में मदद मिली होगी कि लेखा प्रविष्टियां कैसे प्राप्त की जाएंगी और हम उन प्रविष्टियों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आशा है कि आपको कुछ समझ आ गया होगा। इसलिए मैं माल के मुद्दे और कुछ अन्य लेन देन के बारे में समझने के लिए एक और वीडियो की योजना बनाऊंगा। मैं इसे फ्राइड चार्ज के साथ उसी P2P चक्र की योजना बना सकता हूँ। ठीक है, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। मैं उस P2P2P पर एक और वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, कुल P2P चक्र, हमने जिन तीन परिदृश्यों पर चर्चा की थी और लेखा प्रविष्टियां कैसे होंगी। परिदृश्य ये लेखा प्रविष्टियां हैं और वह दूसरा परिदृश्य ये लेखा प्रविष्टियां हैं। तीसरा परिदृश्य ये लेखा प्रविष्टियां हैं। कुल तीन परिदृश्य जिन पर हमने चर्चा की और ये प्रविष्टियां हैं। अब हमारा भाग्यशाली पीओ आ गया है। ठीक है, कर की गणना करें।
यह सम्मेलन अब रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है। यदि आप त्रुटि देखते हैं, तो त्रुटि इंगित करती है कि इस तालिका में वीक लेनदेन कुंजी के लिए कोई प्रविष्टि नहीं है। तो जैसे हमारे पास सामान्य अकाउंट पोस्टिंग के लिए OBYC है, टैक्स संबंधी चाबियों के लिए एक OB40 ट्रांजैक्शन कोड है जिसका डेटा T30R टेबल में सेव किया जाएगा। मैं आपको दिखाता हूं कि इस एरर को कैसे ठीक किया जाए। अब OB40 ट्रांजैक्शन कोड पर जाएं और एरर वीक कह रहा है ना? हाँ, ये वीक गिव इन है। ठीक है। तो कोई अकाउंट असाइन नहीं किया गया है, तो मुझे एक अकाउंट असाइन करने दें। ठीक है, यह अकाउंट हमारे कंपनी कोड के लिए पहले से ही उपलब्ध होना चाहिए, अन्यथा हमें फिर से एक एरर मैसेज मिलेगा कि यह GL अकाउंट संबंधित कंपनी कोड तक विस्तारित नहीं है। इसलिए हमें टैक्स संबंधी GL अकाउंट असाइन करने की आवश्यकता है जो पहले से ही कंपनी कोड के लिए उपलब्ध है और अब यहां आकर सिम्युलेट पर क्लिक करें। ठीक है, अब हम सब कुछ देख सकते हैं, ये हरे रंग का है। फिर सेव करें। तो जेल अकाउंट उस कुंजी के संयोजन को असाइन नहीं किया गया है, ताकि सिस्टम एक जेल अकाउंट की उम्मीद कर रहा हो, ताकि हमें OB4 में इसे बनाए रखने की आवश्यकता हो। ठीक है, तो अब हम प्रदर्शित कर सकते हैं। यदि आप फॉलो ऑन डॉक्यूमेंट पर जाते हैं तो हम वहां अकाउंटिंग प्रविष्टियां देख सकते हैं। अगर आप यहां अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते हैं तो हम अकाउंटिंग एंट्रीज देखने जा रहे हैं। ठीक है। KBS के BS, लेकिन आदर्श रूप से जेल अकाउंट कहां से आ रहे हैं? ठीक है, तो ठीक है, वेंडर अकाउंट क्रेडिट और वो जे क्लियरिंग अकाउंट देखें, लेकिन उस स्थिति में ये जे नहीं है। ठीक है, हम देखते हैं कि यह किस तरह का अकाउंट है। तो यह अकाउंट कंजम्पशन GBP EBR से आता है। अगर आप जनरल लेजर ओवरव्यू में जाते हैं, तो अगर आप ये जी जनरल लेजर ओवरव्यू देखते हैं तो हम वह जनरल लेजर व्यू देख सकते हैं। हम अकाउंट और ये देखेंगे। तो यह अकाउंट क्या है? आप देख सकते हैं कि दोनों कीज KBS हैं, जैसा कि मैंने यहां बताया, दोनों KBS हैं। जब कोई फ्लैग नहीं होगा तो हम दोनों को KBS कंजम्पशन अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट क्रेडिट 16,000 के रूप में देख सकते हैं। यह रिकॉन्सिलेशन अकाउंट से आता है जिसे हम जानते हैं, और वो यह अकाउंट GBBR से आता है। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि यह कैसे देखना है। SS पर जाएं। यह 16MT030 टेबल और अकाउंट्स का चार्ट है। ओ, आप GL अकाउंट दे सकते हैं। ठीक है, GL अकाउंट दें। अगर आपको कुछ नहीं पता है तो बस इसे निष्पादित करें, या फिर आप बैटरी फिल्ट्रेशन करने के लिए कुछ और इनपुट दे सकते हैं। ठीक है, ट्रांजैक्शन GBB और वो अकाउंट मॉडिफायर VPRR और ठीक है, GBBVBR, और इसे निष्पादित करें। देखें कि यह अकाउंट GBBVBR से आ रहा है। ठीक है, तो यह अकाउंट GBBR से आ रहा है और यह वेंडर रिकॉन्सिलिएशन अकाउंट से आ रहा है, जैसा कि मैंने बताया कि यह कैसे देखें। N XK03 हमारा वेंडर GKV1 क्या है? हम काउंटिंग जानकारी का चयन कर सकते हैं। ठीक है,
देखें कि यह एक रिकॉन्सिलिएशन अकाउंट है जो अकाउंटिंग एंट्री में दिखाई देता है। तो कुंजी के अनुसार दोनों केबीएस हैं, लेकिन यह वेंडर मास्टर के रिकॉन्सिलिएशन अकाउंट से आता है और यह जीबीबीपीआर से आता है। ठीक है, इसे दिखाने के लिए मैं उस अकाउंट में गया और पाया कि किसी ने ओबी 40 से जेल अकाउंट डिलीट कर दिया है। इसलिए हमें वह एरर मिला और फिर हमने उसे ठीक कर दिया। मुझे उम्मीद है कि इस सेशन से आपको अकाउंटिंग एंट्रीज के बारे में अच्छी समझ हो गई होगी जो कि प्राप्त माल से संबंधित है, मुख्य रूप से पूरा P2P चक्र, जिसमें 3 अलग अलग तरह के परिदृश्य हैं जिन पर हमने यहाँ चर्चा की है। और एक स्टॉक करने योग्य सामान्य प्रत्यक्ष खरीद के लिए है जहां हम स्टॉक रखते हैं, और दूसरा हम केवल जीआर को ट्रैक करते हैं, लेकिन स्टॉक खपत आधारित नहीं है। आमतौर पर कंपनियां सी श्रेणी के आइटम पसंद करती हैं और अंतिम खर्च किराया भुगतान या टेलीफोन खर्च है। उस समय कंपनी में किसी प्रकार की घटना घटित होगी, वे किसी भी स्टॉक को ट्रैक नहीं करना चाहते हैं, वे किसी भी माल प्राप्ति को ट्रैक नहीं करना चाहते हैं, बस एक पीओ बनाते हैं और फिर सीधे चालान करते हैं, उसके बाद भुगतान करते हैं। तो उस परिदृश्य में हमें व्यवसाय को यह तीसरा परिदृश्य प्रस्तावित करना होगा। और देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे अपने साथ सकल के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि और लोगों की मदद हो सके। और फिर से आप सभी को आपके सहयोग के लिए धन्यवाद, और मैं अकाउंटिंग एंट्री से संबंधित एक और वीडियो लेकर आऊंगा। मुझे उम्मीद है कि हमें कम से कम 2 से 3 भागों की आवश्यकता होगी। अगले वीडियो में मैं शुल्क के साथ प्राप्त माल को कवर करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, और फिर मैं किसी अन्य वीडियो में कुछ इन्वेंट्री लेनदेन की योजना बना सकता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो उन्हें हमेशा शेयर करें। अपना ख्याल रखें। अलविदा।